नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर निःशुल्क परिचर्चा में आपको सभी का स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके जो टेस्ट हुए हैं उनमें से अब तक 4 टेस्ट हो चुके हैं। अगला संडे को 5वां होगा। तो 2 टेस्ट है उनका तो अपन एनालिसिस कर चुके थे, प्रश्न उत्तरों का विश्लेषण हो चुका था। और अब अपन 21 जून 2020 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर में मापन, आकलन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और RT 2009 है, इससे संबंधित प्रश्न है सारे के सारे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अपन सब जानते हैं 12-13 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। मापन मूल्यांकन वाला तो सब्जेक्ट में भी आता है और शिक्षा शास्त्र में भी आता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए प्रश्न हैं और टेस्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक एक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, साक्षात्कार द्वारा मूल्यांकन में छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार का मतलब अपन सब समझते हैं, मूल्यांकन की जो गुणात्मक विधियां हैं उनमें इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण विधि है। और इंटरव्यू के बारे में आप सब जानते हो कि इसमें मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इसमें इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसके सामने कैंडिडेट प्रेजेंट होता है, साक्षात एक दूसरे के सामने होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो साक्षात्कार मंडल के सदस्य होते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर कैंडिडेट से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करते हैं। उनके आधार पर उसके व्यक्तित्व का, उसकी कुशलता का आकलन करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, साक्षात्कार द्वारा मूल्यांकन में छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न पूछकर सही है, निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन नहीं होता इसमें कोई बहुत ज़्यादा, लेख देकर लिखाया भी नहीं जाता है और तर्क शक्ति का कोई लॉजिकली इस प्रकार का टेस्ट भी नहीं होता है। सबसे सही उत्तर जो है वो 1 नंबर होगा प्रश्न पूछकर, क्योंकि अपन सब जानते हैं इंटरव्यू में प्रश्न पूछकर ही मूल्यांकन किया जाता है। तो एक प्रश्न हुआ, इसके बाद में आगे देखिए। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 RT 2009 के मान और मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 तक अगर स्कूल में 200 छात्र हैं तो इनके लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पूछा है, देखो अपन सब जानते हैं शिक्षक अनुपात में अपन ने पढ़ा था कि 1 से लेकर 5वीं तक, यानी प्राथमिक स्तर पर अगर छात्र संख्या 150 या इससे ज़्यादा होगी ना तो ऐसी कंडीशन में 5 तो टीचर लगाए जाएंगे और 1 प्रधानाध्यापक लगाया जाएगा। तो देखो, मैंने आप यहाँ बताया है कि 200 छात्रों यानी छात्र संख्या अगर 1 से 5वीं तक 200 से अधिक है तो ऐसी कंडीशन में 150 से ऊपर वाला जो नियम है वो लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो टोटल शिक्षकों की संख्या होगी संस्था प्रधान सहित वो होगी 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 जाएगा। 6 इसमें दे रखा है, ये सही जवाब है, बाकी ये तीनों जवाब गलत है। इसके बाद में आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। ये सारी बातें अपन ने धारा 25 जो है उसके अंदर शिक्षक और छात्रों का अनुपात दे रखा है। उसमें मैंने आपको जो RT का टॉपिक पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो उसमें आप आराम से देख सकते हो कि किस प्रकार से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की जो संख्या है वो किस प्रकार से निश्चित की गई। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न RT 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति, हाँ जी, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रोविज़न आप सब जानते हो। RT की धारा 21 जो है उसके अंदर किया गया है, यानी रूल जो 21 है ना, इसके अंदर प्रोविज़न है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ कार्यकारिणी की पूछी। देखो, अपन सब जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति की एक तो होती है साधारण सभा। तो साधारण सभा तो हमेशा बनी रहती है और उसकी साल में बैठक होती है, उसका प्रोविज़न कर रखा है। और कार्यकारिणी अलग चीज़ होती है। कार्यकारिणी का मतलब जो 15 सदस्य होते हैं ना, वो सदस्य हैं, उनसे है। तो उस 15 सदस्यों का कार्यकाल, जिसमें अभिभावक होते हैं, विद्यालय के शिक्षक भी होता है, एक संस्था प्रधान सचिव होता है, वो जो कार्यकारिणी है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धारा 21 जो है इसमें साफ साफ लिख रखा है कि कार्यकारिणी का कार्यकाल है वो 2 वर्ष होगा। सही उत्तर होगा इसका 2 वर्ष, यानी पहला ऑप्शन है वो सही जवाब माना जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। यानी एक अच्छा जो मॉडल आदर्श प्रश्न पत्र होता है ना, उसमें कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो जो बातें लिखी हैं एक एक देखिए। पहली बात है, लगभग आधे प्रश्न बोध यानी अवबोध अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, अनुप्रयोग और कौशलों पर आधारित होने चाहिए। तो आधे का कोई इस प्रकार से कुछ नहीं है, सारे ही प्रश्न किसी न किसी उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए वैसे। दूसरा लिखा है, प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए, ये भी बात ठीक है।
एक या दो प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के लिए जाने चाहिए। क्योंकि बात ये यहाँ आधे लगभग आधे प्रश्न ही नहीं है, सब प्रश्न है उद्देश्य संबंध होने चाहिए, सही बात है, लेकिन एक या दो प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से होने चाहिए। ये जो प्रश्न, ये बात है ना, ये एकदम गलत है। तो इसका सबसे गलत जवाब है ना, वो 3 ही मानेंगे। चौथे में लिखा जहाँ कहीं संभव हो अपेक्षित उत्तरों की अधिकतम लंबाई को निर्धारित कर देना चाहिए। तो ये तो सारी की सारी जो और बातें हैं ना, वो तो विशेषताएं हैं कि अच्छे प्रश्न पत्र में अपने को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन पाठ्यक्रम के बाहर से बच्चे को कोई प्रश्न दें। सिलेबस से बाहर से जैसे प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र की एक विशेषता प्रभावित होती है जिसको कहते हैं वैधता। प्रश्न पत्र का निर्माण यानी प्रश्न का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, अगर प्रश्न पत्र या प्रश्न उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं है तो मूल्यांकन की वैधता प्रभावित होती है। अगर ये तीसरी जो चीज़ है ना, ये अगर प्रश्न पत्र में होती है तो इससे कौन सी विशेषता प्रभावित होगी? वैधता, वैलिडिटी जो है वो साफ साफ प्रभावित होगी। इसके बाद में 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। तो ये तो आप सब जानते ही हो कि 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरे भारत में, उस समय जम्मू कश्मीर में छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद में, उसको यूनिटरी बनाने के बाद में अब वहाँ पर वो बात लागू नहीं है, इसको पूरे देश के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। आगे देखिएगा 5 के बाद में अगला प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षणों का गुण नहीं है। तो देखो निबंधात्मक परीक्षणों में अच्छी बात बता नहीं है, यानी 3 बात तो ऐसी हैं जो इनके गुण में आती हैं और 1 दोष है। पहला, स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिलता है, एकदम सही बात है। निबंधात्मक परीक्षाओं में अपन सब जानते हैं कि स्वतंत्र विचार प्रकट करने का सबको मौका मिलता है। दूसरा, भाषा कमजोरियों की पहचान होती है, ये बात भी सही है। आपकी कोई लेखन संबंधी, भाषा संबंधी कमजोरी होती है ना, उसका पता चल जाता है, उसको सुधार सकते हैं अपन आगे जाके। मूल्यांकन आसान होता है, निबंधात्मक परीक्षणों का मूल्यांकन आसान नहीं होता है। प्रश्न पत्र बनाना आसान होता है, लेकिन मूल्यांकन करने में बहुत जोर आता है। क्योंकि यूजी पीजी की परीक्षाएं आप देखते हो, थ्योरेटिकल एग्जाम होती हैं, मोटी मोटी कॉपियाँ आप भरते हो, तो उसकी जांच करने में परीक्षक है उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो मूल्यांकन आसान किसका है? ऑब्जेक्टिव का है, निबंधात्मक का नहीं है। तो इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, ये कट जाएगी। और प्रश्न पत्र निर्माण आसान होता है, प्रश्न पत्र निर्माण आसान होता है। हाँ, ये बात सही है। निबंधात्मक परीक्षाओं का पेपर होता है ना, उसको बनाने में ज़्यादा जोर नहीं आता है, क्योंकि अपन सब जानते हैं यूजी पीजी के पेपर होते हैं ना, उनमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, कोई भी इस प्रकार के प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकता है। तो 3 बात तो है वो गुणों से संबंधित है, और ये जो बात है ना तीसरी, ये दोष से संबंधित है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, मूल्यांकन आसान होता है। ये बात गलत है, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षणों का मूल्यांकन बहुत ही कठिन होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह है मूल्यांकन की विशेषता है। तो आप सब पढ़ चुके हैं, ये चारों विशेषताएं मैंने आपको मूल्यांकन की, जो आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं थी उनमें बताई थी। एक बार फिर बता देता हूँ। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि प्राप्तांकों में अंतर नहीं आना चाहिए। वैधता का मतलब होता है कि परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि प्रश्न का सही उत्तर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सही उत्तर सबका क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। उत्तर की निश्चितता, यही बात है। तो इसका उत्तर अपने आप ही कौन सा हो गया? वस्तुनिष्ठता हो गया। इसका सही उत्तर होगा वस्तुनिष्ठता। व्यापकता का मतलब आप समझते ही हो। व्यापकता में आपको ये बताया था कि ज्ञान, अवबोध, कौशल यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक सभी प्रकार के उद्देश्यों को शामिल किया जाना चाहिए, तब मूल्यांकन में क्या आएगी? व्यापकता आएगी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। आगे देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो त्रिकोणात्मक रूप में देखिए अपन सब जानते हैं डॉक्टर B.S. ब्लूम ने। B.S. ब्लूम ने इसके 3 पद बताए हैं और वो तीनों पद अपन आगे देखेंगे, क्योंकि एक अन्य प्रश्न और है जिसमें B.S. ब्लूम ने जो त्रिपदीय प्रणाली मूल्यांकन प्रस्तुत करी है उसको देखेंगे आगे। यानी पहला होता है उद्देश्य का निर्धारण करना, नंबर 1। दूसरा होता है दिगानुभव और तीसरा होता है मूल्यांकन। ये 3 चीज़ें हैं वो त्रिकोणीय जो मॉडल है ना ब्लूम का, उसके अंतर्गत आता है। आगे इसका पूरा विस्तार से देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का
बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? तो ये तो अपन सब जानते ही हैं। ऐसा प्रोविज़न मैंने बताया था कि इसी की एक धारा के अंदर ये प्रोविज़न है कि शिक्षकों को 3 कार्यों को छोड़कर, 3 कार्य कौन कौन से बताए थे? एक तो जनगणना, इसके अलावा दूसरा है निर्वाचन, और इसके अलावा तीसरा है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, इन 3 कामों को छोड़कर चौथे किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो ये जनगणना आ गया यहाँ पर, ये आपदा राहत या प्रबंधन आ गया, और चुनाव संबंधी कार्य, तो ये तीनों में तो लगा सकते हैं, लेकिन पल्स पोलियो में अब शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लग सकती। लेकिन आप सोचोगे कि साहब पल्स पोलियो में ड्यूटी नहीं लग सकती, तो फिर कोरोना महामारी में टीचरों की ड्यूटी क्यों लगा रखी है? क्योंकि अपन सब जानते हैं कि कोरोना है उसको एक महामारी घोषित कर दिया गया है, आपदा घोषित कर दिया गया है। इस वजह से आपदा के कारण शिक्षकों की ड्यूटी है वो इसमें लगाई जा रही है। आगे देखिए, अगली बात है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपको बताया था कि असेसमेंट में अपन ने एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य तो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ये छोटी छोटी अवधियों के बाद में होते हैं। और समेटिव असेसमेंट होते हैं ना, ये 6 महीने से 12 महीने से सेमेस्टर या सत्र पूरा होने पर या सेशन कंप्लीट होता है ना, उस टाइम पर होते हैं। तो आप सब जानते हो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 6 महीने बाद में होती है, वार्षिक परीक्षा 12 महीने का जो टाइम होता है उसके बाद में होती है, एक सेमेस्टर पूरा होने पर सेमेस्टर एग्जाम। तो ये तो सारे तीनों के तीनों क्या हो गए? समेटिव असेसमेंट। और ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से फॉर्मेटिव का उपकरण कौन सा है? तो ये तीनों तो समेटिव के हो गए, तो 1 नंबर उत्तर सही हो गया। मौखिक परीक्षा होती है ना, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जांच करना है कि उसमें सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगली बात देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियात्मक परीक्षण का गुण नहीं है? क्रियात्मक परीक्षण मैंने आपको बताया था, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। तो प्रायोगिक परीक्षा को अपन क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं, यानी प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है ना, उसका गुण पूछ रहा है कि गुण कौन सा है? कम समय साध्य है, तो टाइम तो लगता है, ये तो बात सही नहीं है। कार्यकुशलता की जांच होती है, बिल्कुल सही है, कार्यकुशलता की जांच होती है इसमें। क्रियात्मक परीक्षण का उद्देश्य ही होता है किसी आदमी की कार्यकुशलता या कौशल की जांच करना ही होता है प्रैक्टिकल का मतलब। और व्यक्तित्व का प्रभाव है वो क्रियात्मक परीक्षण से नहीं पता चलता, इंटरव्यू वगैरह से पता चलता है। और पक्षपात की संभावना, तो क्रियात्मक परीक्षण का गुण नहीं है तो दोष है भाई, प्रैक्टिकल में भी वैसे पक्षपात कर सकता है। तो ये तीनों जो है ना, ये और ये जो तीनों है ना, ये तो क्या हो गए? गुण नहीं है, क्या है? दोष है। इसलिए ये तीनों तो कट गए, और 2 नंबर उत्तर जो है कार्यकुशलता की जांच, वो एकदम सही जवाब है इसका। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? तो आप सब जानते हो इसकी धारा 24 जो है उसके अंदर शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। एक निश्चित समय पर पाठ्यक्रम, तो एक तो पाठ्यक्रम टाइम पर पूरा कराएं, ये तो है, कर्तव्य में आता है। शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन अभियान करना चाहिए। व्यक्तिगत ट्यूशन पर तो रोक लगी हुई है, क्योंकि इसकी धारा 28 जो है ना, वो क्या करती है, इसका जो रूल 28 है ना, उसके अंदर सेक्शन 28 के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि कोई भी टीचर है वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। आगे देखिए, तीसरा, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। हाँ, ये टाइमली स्कूल में आए और समय की पालना करे, ये भी है। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान करना, ये भी है। तो इस प्रकार से 3 काम तो हैं, वो तो दायित्व में आएंगे, लेकिन दूसरा जो है ना, वो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये उसके व्यक्ति यानी उसके दायित्व के अंदर नहीं आता है कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, ऐसा प्रश्न पहले भी आया है, 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात, यहाँ देखिए अनुपात पूछा, ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ तो अनुपात पूछा है और पिछले में क्या पूछा था, शिक्षकों की संख्या पूछी थी। तो शिक्षकों की संख्या तो आपने 150 से ज़्यादा होने पर 6 कर दी थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनुपात पूछा है। तो अनुपात में मैंने आपको बताया था कि छात्र संख्या
वैसे सामान्यतः मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक सामान्य अनुपात तो है 1:30, यानी 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर स्कूल में 200 या इससे अधिक बच्चे हो तो इस अनुपात को अपन थोड़ा लो कर सकते हैं और इसको कितना किया जा सकता है, 40 पर 1 भी किया जा सकता है। तो 1:40 जो है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। इस प्रकार 13 प्रश्न अपन ने देख लिए हैं। 14वां प्रश्न देखिए आगे। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये तो वीएस ब्लूम ने भी बताए हैं, अपन ने पहले चर्चा भी करी, त्रिकोणीय जो बताया था। तो उसमें देखो पहला अधिगम अनुभव डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं, पहले शिक्षण उद्देश्य तय होते हैं, इसलिए पहला तो गलत है। विषय वस्तु का निर्धारण, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, उपकरण, नो। विषय वस्तु का निर्धारण नहीं, पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है। नियोजन, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन, उपकरण, ये भी गलत है। और अब है उद्देश्य, पहले उद्देश्यों का निर्धारण हो गया। दूसरा, पहली स्टेप तो ये हो गई। दूसरी स्टेप है लर्निंग एक्सपीरियंस देने क्लास के अंदर, और लास्ट में मूल्यांकन उपकरणों का इस्तेमाल करके मूल्यांकन करना। तो 4 नंबर एकदम सही जवाब है, 4 नंबर है वो इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार अपने 14 प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौखिक परीक्षण का गुण नहीं है। पहला है संप्रेषण कौशल की जांच होती है। तो अपन सब जानते हैं कि मौखिक परीक्षण जो होता है, शाब्दिक परीक्षण के अंदर मौखिक और लिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो मौखिक में एक तो संप्रेषण कौशल का पता चलता है, एकदम सही बात है, ये बात सही है। और कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये खास बात है। मौखिक परीक्षण में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं अपन, ये भी ठीक, ये भी इसका गुण है। नकल की संभावनाएं कम होती हैं, लिखित में हो सकती है, मौखिक में नकल की संभावनाएं, क्योंकि आमने सामने होता है शिक्षक के, इसलिए ये भी बात सही है। और चौथा है आत्मविश्वास कमज़ोर होना। मौखिक परीक्षा का गुण, तो गुण नहीं है, ये क्या हो गया, दोष हो गया। मौखिक परीक्षा का दोष है, कई बार बच्चा जब टीचर के सामने प्रेजेंट होता है, टीचर वर्बली उससे प्रश्न पूछता है ना, तो कई बार घबरा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उसको थोड़ी सी अभिव्यक्ति करने में दिक्कत आती है। इसलिए मौखिक परीक्षण का ये दोष है। इसने पूछा कि गुण नहीं है, तो 3 तो गुण है और चौथा क्या है, दोष है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 देखिए। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 पक्ष निम्न में से कौन सा एक पक्ष नहीं है। तो अभी ऊपर ने चर्चा करी थी, वीएस ब्लूम वाली वही प्रश्न है, दूसरे तरीके से पूछा गया है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना पहले, मूल्यांकन, फिर उसके बाद में अधिगम अनुभव प्रदान करने हैं, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाएगा मूल्यांकन उपकरण। लेकिन यहाँ अपने को क्रम नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया कौन सा पक्ष नहीं है, इनमें से एक नहीं है, तो अवलोकन नहीं है। इन 3 स्टेप में अवलोकन है। तब मूल्यांकन उपकरण के रूप में कोई भी साधन अपन काम में ले सकते हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, संचयी आलेख, विभिन्न प्रकार के, उसमें अवलोकन भी हो सकता है, लेकिन अवलोकन अकेला है ना, वो इन तीनों के अंदर नहीं आता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 16 के बाद में अगला प्रश्न देखिए 17। आरटी 2009 की किस धारा के अनुसार सरकारी अध्यापक पर विद्यार्थियों को निजी ट्यूशन पढ़ाने हेतु पाबंद किया गया है। तो इसमें सही जवाब होगा धारा 28। धारा 28 ये प्रोविजन करती है कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अध्यापक हैं वो निजी ट्यूशन नहीं करवा सकते। तो ये जो प्रोविज़न है वो धारा 17 के अंदर किया गया है। बाकी धारा 27 वगैरह वो अन्य चीज़ों से संबंधित है जो अपन आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किया गया है, यानी किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है, यानी इसको किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है। तो अपन सब जानते हैं कि पहले राज्यसभा में आया था, राज्यसभा में तो प्रेजेंट हुआ था, उसके बाद में पास किया राज्यसभा ने, तो लोकसभा में पास हो गया, और उसके बाद में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए ना, इसी के साथ में संसद का काम पूरा हो गया। तो केवल लोकसभा नहीं होगी, केवल राज्यसभा नहीं होगी, इसका सही जवाब होगा भारत की संसद के द्वारा। ये संसदीय अधिनियम है एक, जो संसद के द्वारा इसको पारित किया गया। 3 नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक उत्तर पुस्तिका की अलग अलग जांच कराने पर प्राप्तांक भी अलग अलग आ रहे हैं। तो इससे मैंने आपको बताया कि प्राप्तांकों में अगर विभिन्नता आती, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी परीक्षण अब अलग अलग जांच करवा रहे हैं, या एक ही परीक्षण को अपन बार बार इस्तेमाल करने पर भी प्राप्तांकों में अंतर आ रहे हैं ना, तो प्राप्तांकों में अंतर आने का मतलब एक ही है कि परीक्षण क्या नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। विश्वास यानी प्रॉपर होना चाहिए,
किसी से भी जांच कराओ, कभी भी जांच कराओ, कभी परीक्षण का इस्तेमाल करो, लेकिन प्राप्तांकों में अंतर नहीं आता है ना, इसका मतलब क्या है, रियलिबिलिटी है, विश्वसनीयता है। वैधता तो अपन मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि वैधता क्या होती है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि प्रश्नों का सही उत्तर निश्चित होना चाहिए ताकि जांचकर्ता पक्षपात नहीं कर सके। और विभेदकारिता का मतलब है कि प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर है वो अलग अलग प्रकार का होना चाहिए, उसमें सामान्य है, निम्न बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, सबके, यानी मूल्यांकन ऐसा हो जो प्रतिभाशाली, औसत और पिछड़े तीनों को क्या कर दे, अलग अलग, तब विभेदकारिता आती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, विश्वसनीयता। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 20। छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए, जांच सूची भी, स्तर माप का, रेटिंग स्केल का, प्रश्नावली का। देखो विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की अगर आपको सूचनाएं लेनी है ना, तो सबसे ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका 4 नंबर प्रॉपर है, क्योंकि इनमें तो सूचनाएं क्या होती हैं कि निश्चित होती हैं। जैसे 1-2 गुण है उनके बारे में आप जांच सूची में तो निशान लगाए जाते हैं, टिक लगाए जाते हैं, कौन चीज़ है कौन सी नहीं। रेटिंग स्केल जो होती है उसके अंदर कोई विशेष प्रकार के सामाजिक गुण के ऊपर क्या है कि विभिन्न लोगों से राय ली जाती है और उनसे अंक लिए जाते हैं, उसके आधार पर एक स्केल तैयार होता है। प्रश्नावली एक ऐसी चीज़ है जिससे आप विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ ले सकते हो, इसलिए इसका सबसे सही और प्रॉपर उत्तर है वो 4 नंबर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन वास्तविक रूप से है, क्या है वास्तव में। तो ये प्रश्न देखो 12 सितंबर 2004 3rd ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई थी ना उसमें आया था। उत्तर सारे सही लग रहे हैं। उचित जांच करना, जैसे जांच करना भी हो सकता है, उचित परखना, उचित अंकन करना, लेकिन इसका सही जवाब है वो 4 नंबर माना गया था, उचित निर्णय देना। जी, मूल्यांकन वास्तविक रूप से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। इसमें निर्णय होता है कि कौन तो सफल है कौन असफल है, यानी कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। तो मूल्यांकन जो है ना उसमें किसी के बारे में उचित निर्णय दिया जाता है, मूल्य का निर्धारण किया जाता है, इसलिए 4 नंबर उत्तर है वो इसका सही माना जाएगा। क्योंकि जांच और परख है ना वो निर्णय के अंदर शामिल है अपने आप में। आगे देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परमापीकृत परीक्षण का गुण है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार मैंने आपको 2 प्रकार के परीक्षण पढ़ाए थे, एक तो परमापीकृत और एक शिक्षक निर्मित। तो दोनों में अंतर अपन ने पढ़ा था। तो अंतर में मैंने आपको बताया कि परमापीकृत परीक्षण होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, उनकी खास बात ये होती है कि उनके मानक होते हैं, मूल्यांकन है, मानक है, परीक्षण का तरीका है, सब चीज़ें होती है ना वो पहले से निर्धारित होती है, उनमें आम बीच में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो अपन देख लेते हैं परमापीकृत परीक्षण में विस्तृत क्षेत्र, हाँ जी, ये बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, इस प्रकार से आयोजित होते हैं, तो ये भी ठीक है। विशिष्ट समय अवधि, बिल्कुल, परमापीकृत स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं ना उनका एक निश्चित टाइम होता है, जैसे बोर्ड की परीक्षाएं होती है सीबीएसई की, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो एक निश्चित समय पर आयोजित होती है हमेशा, ये भी सही है। पूर्व निर्धारित विधि एवं मूल्यांकन, तो मैंने आपको बताया था कि परीक्षा का तरीका और मूल्यांकन करने का जो तरीका होता है वो पहले से ही क्या होता है, निर्धारित होता है, ये बात भी है। तो परमापीकृत परीक्षण का गुण पूछा है तो तीनों ही बात हो गई, तो तीनों हो गई, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, अधिनियम नहीं है भाई, अधिनियम तो RT 2009 को बोलते हैं, ये रूल है, नियमावली है, यानी अपन सब जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इस पर संघ की संसद वो भी कानून बना सकती है और राज्यों के विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। अब शिक्षा समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन RT 2009 तो संसद ने बना दिया और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस समय पूरे देश में, तो राजस्थान में भी लागू हो गया। कितने तारीख को, 1 अप्रैल 2010 को क्या लागू हुआ, RT 2009, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। और ये अधिनियम नहीं है, नियम है, नियम और अधिनियम में फर्क होता है। अधिनियम तो बनाती है विधानमंडल के द्वारा, यानी व्यवस्थापिका बनाती है, और नियम होते हैं ना वो कार्यपालिका बनाती है। तो ये कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम है। किसी भी कानून को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार को, विशेष रूप से कार्यपालिका मंत्री परिषद को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, तो वो नियम है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम बोल दो चाहे नियमावली बोल दो, 2011 को, ये 2011 में बनी थी राजस्थान वाली।
और ये कब लागू की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2011। ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 को तो अपन सब जानते हैं कि RT 2009 एक्ट है ना, वो लागू हुआ था, वो पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन राजस्थान में RT पूछे ना आपसे कि राजस्थान में RT 2009 कब लागू हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। लेकिन ये पूछे कि राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम है वो कब लागू हुए, तब आपको उत्तर क्या करना है, 1 अप्रैल 2011 करना है। अगली बात देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। देखो व्यापकता का मतलब क्या है, व्यापक शब्द है, एक तो व्यापक और एक सतत, दो शब्द हैं। तो ये बुद्धि सिद्धांत है। बुद्धि सिद्धांत में कौन सा व्यापक शब्द के साथ में मेल खाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचना सिद्धांत है ना, इसके अंदर बुद्धि के विभिन्न आयाम बताए। वैसे मूल्यांकन के भी विभिन्न आयाम होते हैं ना भाई, मूल्यांकन में व्यापकता का मतलब ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों को शामिल किया जाना चाहिए। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत में भी सभी पक्षों, डायमेंशन जो है, आयाम है, उन पर फोकस किया गया है। इसलिए इससे जो मेल खाती हुई चीज़ है वो 1 नंबर होगी। इसका सही जवाब होगा गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है पहले से। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं, तो शिक्षण चर तो आप सब जानते होंगे 3 होते हैं। शिक्षण चर 3 होते हैं। एक तो होता है स्वतंत्र, पहला स्वतंत्र चर, दूसरा होता है मध्यवर्ती चर, मध्यवर्ती चर बोल दो, चाहे इंटरवेनिंग वेरिएबल बोल दो, और तीसरा होता है आश्रित चर। शिक्षण चर जी, पहला स्वतंत्र चर, तो आपको सब जानते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया, पहले तो चर क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। शिक्षण चर किसे कहते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करने वाले और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो तत्व होते हैं ना, उनको अपन शिक्षण चर कहते हैं। ये संचालित करते हैं प्रक्रिया को, टीचिंग वेरिएबल अंग्रेजी में कहते हैं। 3 टाइप के होते हैं। स्वतंत्र चर तो होता है कौन, टीचर होता है। मध्यवर्ती चर है, इसमें आपका कैरिकुलम आ जाएगा, टीचिंग मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है ना, विषय वस्तु वगैरह सब कुछ, बाकी वो सारी चीज़ें, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री वगैरह किस में आते हैं, मध्यवर्ती चर, पाठ्यक्रम मुख्य रूप से है इसमें। और आश्रित चर होता है ना, वो होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जितने भी कारक कक्ष का वातावरण है, ठीक है ना, संप्रेषण कौशल है, भाषा है, मूल्यांकन की विधियां हैं, प्रश्न के तरीके हैं, या अन्य जो भी तरीके काम में लिए जाते हैं ना, वो दोनों के बीच में होते हैं, उनको बोलते हैं मध्यवर्ती चर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद में अगली बात देखिएगा, कौन से प्रश्न समग्र जाँच में सहायक होते हैं। पूरी जाँच, अगर आपको व्यापक जाँच करनी है तो कौन से प्रश्न काम में लेने चाहिए, इसका सही जवाब होगा 1 नंबर मूल्यांकन पर। पाठ्य योजना में अपन सब जानते हैं, पाठ्य योजना में सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। जब आप लेसन प्लान करते हो तो उस समय देखो सारे प्रश्न होते हैं, सबका उद्देश्य अलग अलग है। जैसे पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, ये क्या है कि जो विषय वस्तु होती है उसकी आवृत्ति करने के लिए होते हैं। अवबोध प्रश्न, आपने जो अध्यापक कथन बोला है, बच्चों को पढ़ाया है, उसकी जांच करने के लिए कि समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए अवबोध प्रश्न होते हैं, जो अपन प्रत्येक अध्यापक कथन के बाद में पूछते हैं। और विकासात्मक प्रश्न हर शिक्षण बिंदु से पहले पूछते हैं। प्रकरण का या पाठ का विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन समग्र जांच के लिए अपन लास्ट में रोलर बोर्ड के ऊपर कौन से प्रश्न लिखते हैं, मूल्यांकन प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। पूरे पाठ की जांच करने के लिए समग्र प्रश्न जो है वो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा, तो इस पर ध्यान दिया गया है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे एक बार उत्तर जो है ना, वो एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना ये आया था। लेकिन एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारण जो है वैसे राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार करती है, लेकिन फिर भी जो वर्किंग आवर्स वगैरह हैं, कार्य घंटे हैं, कार्य दिवस हैं, ये सारे के सारे इसमें निर्धारित किए गए हैं। 14 वर्ष के पश्चात, 14 वर्ष के पश्चात की 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है शिक्षा। तो सामान्य परिस्थितियों में अगर अपन देखें ना, तो ये दोनों बातें हैं ना, इनमें 4 नंबर सही हो रही है। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा केवल किन के लिए है, जो विकलांग बालक है ना, विकलांग कैटेगरी में आते हैं,
उन बालकों के लिए तो इसमें 14 वर्ष के बाद की शिक्षा के बारे में भी लिखा गया है, लेकिन सामान्य जो बालक हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष है। और इससे भी अगर पहले अपन बात करें तो अपन सब जानते हैं कि 3 से 6 तक जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, जिसको अपन नर्सरी, LKG, UKG तीनों कहते हैं, उनको तो इसमें शामिल कर लिया गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि साहब 3 से लेकर और 14 वर्ष तक मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी शामिल हो गया है। सामान्यतः अपन जब बोलते हैं कानूनी भाषा में तो 6 से 14 वर्ष ही बोलते हैं, लेकिन 14 वर्ष के बाद में सबकी शिक्षा का प्रोविजन इसमें नहीं है, खाली विकलांग बालकों के लिए है। इसलिए इसका सही जवाब है ना वो 4 नंबर हो जाएगा। 27 प्रश्न के बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, रीट में भी आया था, कि प्रति सप्ताह एक वीक में एक अध्यापक के लिए, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, कितने घंटे? 45 घंटे। 45 घंटे किसके हैं? तो ध्यान रखना, ये प्रश्न आया था क्या शिक्षण घंटे हैं? तो शिक्षण घंटे भी हैं और साथ साथ में तैयारी के घंटे भी माने गए हैं। शिक्षण और तैयारी हेतु एक अध्यापक को 45 शिक्षण घंटे कार्य करना है। वैसे आप सब जानते हो 6 दिन में 48 होते हैं, 48 होते हैं, और 48 में से यानी 3 कालांश ही खाली रहेंगे, बाकी में शिक्षण और तैयारी संबंधी कार्य अध्यापकों को करना होगा। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो कोठारी आयोग ने इस प्रकार की बात कही है कि मूल्यांकन प्रणाली जो है ना वो इस प्रकार का पार्ट है जो संपूर्ण सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये शिक्षा प्रणाली का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। कोठारी आयोग ने इस बात को स्वीकार किया था। इसके बाद में आगे देखिए अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) है, 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था, यानी प्रत्येक राज्य के अंदर एक संस्था को प्राधिकृत संस्था माना गया है। किसको? इसको RT है, इससे संबंधित कार्यों के लिए। तो वो संस्था अपने राजस्थान में, उसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, RMSA बंद हो गया, ये तो नहीं है, इसकी जगह समसा आ गया है। SSA सर्व शिक्षा अभियान SSA, ये 2009 में स्टार्ट हुआ था और ये 2001-2 में स्टार्ट हुआ था। दोनों को मिलाकर एक नया बना दिया है समग्र शिक्षा अभियान, समसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं है। फिर है SIERT, आजकल इसका भी नाम चेंज कर दिया है। 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम कर दिया है राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट की जगह कर दिया काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, RSCERT। उदयपुर में इसका ऑफिस है, वही SIRT है ये, जिसको नया रूप दे दिया गया है। और राज्य में पाठ्यक्रम निर्माण मूल्यांकन संबंधी कार्यों के लिए सबसे बड़ी संस्था वर्तमान में यही है। और इसी को RT की धारा 29(1) जो है उसके तहत शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER है, ये तो केवल आप सब जानते ही हो कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो बोर्ड परीक्षाएं हैं या रीट जैसी परीक्षाएं हैं उनका आयोजन भी करवाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SIRT। वैसे पूरा नाम बता दूं, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। पहले इंस्टीट्यूट होता था, अब इसको क्या करने लग गए हैं? काउंसिल यानी परिषद करने लग गए हैं। तो इस प्रकार से अपन ने 21 जून 2020 का जो अपना टेस्ट हुआ था उसके सभी 30 प्रश्न हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स हैं उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।